बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है एंशियंट चाइना, कि चाइना माजी में कैसा रहा है, कौन कौन सी हुक्मरानों ने वहाँ पर हुक्मरानी की है, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ वहाँ पर थीं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने 3 डायनेस्टीज़ हैं। शंग डायनेस्टी 1500 BC, चौ डायनेस्टी 1000 BC, Han डायनेस्टी 100 BC एंड टंग डायनेस्टी 627 AD। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एंशियंट चाइना के बारे में बात करेंगे कि एंशियंट चाइना कैसे था। The mainland of China is watered by the 3 great rivers, namely Xinjiang, Yangtze and Huanghe। अगर हम जोग्राफिया देखें तो 3 दरिया हैं जो चाइना को सैराब करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट एंड ज्वाइन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मैंने आपको बताया था कि दुनिया में बहुत सारे समंदर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशियन है, जिसको बहरुल काहिल कहते हैं। उसके बाद अटलांटिक ओशियन है जिसको बहर ओकियानूस कहते हैं, या फिर उसके बाद इंडियन ओशियन है जिसको बहर हिंद कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंशियंट चाइना की, जिसमें 3 दरिया बहते हैं। इट इज़ अलॉन्ग द बैंक ऑफ द हुआंगहो रिवर वैली, बट द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना हैड इट्स ओरिजिन। द हुआंगहो फ्लोज फ्रॉम नियरली 3000 miles from the mountains Tibet and deposited rich topsoil along its banks, which is suitable for extensive cultivation. The Huangho is also known as the Yellow River। ये आप देख सकते हैं, Huangho River is the Yellow River and also the River of Sorrow। इसको River of Sorrow यानी गम का दरिया भी कहते हैं। For it has changed its course many a time, causing having damage ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसलिए अक्सर ये सैलाब की वजह से तबाही मचाता है, तो इसको रिवर ऑफ सॉरोज़ या येलो रिवर भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंशियंट चाइना की। एंशियंट चाइना में 4 डायनेस्टीज़ गुजरी हैं। जैसा कि एंशियंट चाइना के हवाले से अगर हम देखें, द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ चाइना इज़ द फॉर्म ऑफ लेजेंड्स एंड स्टोरीज। It is only from the 12th century BC that history in the real sense of the term begins. Before that, the Chinese had made progress in agriculture and other crafts like silk weaving, basket making, utensils making, and ornaments. They reared cattle and domesticated animals, including horses. They also excelled in making metalwares and precision products. It was about this time that many Chinese drifted towards far off link like Tibet, Burma and Indochina। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें शंग रूलर्स की, कि इसमें हमारी जो 4 डायनेस्टीज़ हैं शंग डायनेस्टीज़ के हवाले से, द हिस्ट्री ऑफ चाइना फ्रॉम हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स फ्रॉम द रूल ऑफ शंग्स। के जो माहिर तारीख़ हैं उनके हवाले से जो चाइना की तारीख़ है वो शंग रूलर से शुरू होती है, शंग डायनेस्टी शुरू होती है। दे राइन फॉर नियरली 6 centuries, 1583 BC to 1027 BC। The rulers paid attention to agriculture. The people domesticated animals, which included the horses. Bronze castings among the things of this period have been discovered in Anning recently. The Shang rulers brought about the unification of all the city-states near the Yellow River. Unfortunately, they did not develop it into a well-knit kingdom. The people developed many crafts, among which the most prominent were glazed, pottery, silk weaving, and making the bronze vessels. The Shang ruled their kingdom from the capital Anyang। उनके जो दारुल था शंग रूलर्स का नयंग था। द चाइनीज स्टार्टेड वर्शिप देयर ग्रेट गॉड शंगताई एंड अदर नेचर गॉड्स। जो शंग डायनेस्टी में रूलर्स थे वो शंगताई नाम के खुदा की पूजा करते थे। दे ऑफर्ड प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस टू गॉड्स इन द टेम्पल्स। It was around 1027 BC that the Shang capital Anyang fell into the hands and the Chao
who lived on the western borders. The Chow set up their own dynasty and proclaimed their kingdom as the son of the heaven. इस तरह दूसरी सल्तनत जो शुरू होती है वो चौ डायनेस्टी की है। चौ डायनेस्टी शुरू होती है 1027 BC से 258 BC तक, यानी जो कदीम चाइना है उसकी तारीख शुरू होती है शंग रूलर से। शंग रूलर के बाद चौ डायनेस्टी आती है। तो चौ डायनेस्टी अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं नक्शे में। The Chow rulers ruled China for nearly 8 centuries. One of their greatest rulers was Wo Wang. He led a number of campaigns and established an empire stretching its southern borders up to river valley of Yangtze. As long as he lived, he controlled a number of predatory rulers and maintained the integrity of his empire. But loyalty to the Chow emperors continued as long as they remained strong. Therefore, when weak emperors succeeded, the predatory chieftains frequently arrested their independents. Sometimes they threatened the very existence of central government, like in ancient Egypt. China witnessed the rule of the feudal lords from the middle of the 8th centuries. उनका जो निज़ाम था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने अपने गवर्नर तैनात किए हुए थे और बाज़ औक़ात उनका जो शाही निज़ाम था वह हुकूमत के खिलाफ बगावत करता था और उनके ताल्लुकात थे, उनके राब्ते थे, उनकी तिजारत कदीम मिस्र तक होती थी। इस तरह जो चौ डायनेस्टी है वो अपने वक्त के हवाले से एक अजीम डायनेस्टी शुमार की जाती है। द चौ came to be called as the classical age for its contribution to learning and philosophy. It produced great moral teachers. लॉर्ड जी को उन्होंने ये लॉर्ड जी और कन्फ्यूशस एंड मैनिशियस, ये मैनिशियस, कन्फ्यूशस और लॉर्ड जी ये चौ डायनेस्टी के मजहबी रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी मजहबी रिवायात को कायम रखा। द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज प्रोबेबली नोन टू द चाइनीज़ एज अर्ली एज द कमेंसमेंट ऑफ द शंग रूल. It fully developed into a combination of pictures and sounds, and every Chinese students learn about 3,000 signs. They did not produce alphabet like the Phoenician or the Greeks. कहा जाता है माहिर तारीख के हवाले से कि चाइना वो कौम है जिन्होंने सबसे पहले पेपर ईजाद किया। द चाइनीज़ फर्स्ट हु इन्वेंट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और लिखने के हवाले से वो अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखते थे, वो हरूफ तहजी नहीं लिखते थे जैसे कि फ़ोनेशियन या कदीम यूनानी और कदीम मिस्री लिखते थे, बल्कि वो कदीम वादी सिंध की तरह और कदीम बेबीलोन की तरह वो साइंस लिखते थे। मतलब वो कुछ इलामतें थीं, कुछ ऐसे जो थे उनके हिस्से थे, इनकी वजह से वो अपनी तहरीर लिखते थे, यानी अपनी तहरीर वो इलामतों के ज़रिए लिखते थे, साइंस के ज़रिए। तो कहा जाता था कि हर चाइनीज़ स्टूडेंट जो है उसके लिए 3000 इलामतें सीखना ज़रूरी था। ये हम चौ डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। कन्फ्यूशस की हमने बात की तो वो भी चौ डायनेस्टी का एक मजहबी रहनुमा गुजरा है। उसके बाद जो है वो द शिन डायनेस्टी हुई है। Qin dynasty, it was around 256 BC that the Zhou emperor yielded place to a powerful feudal lord of the Qin. About 221 BC, the Qin produced their greatest warrior and statesman Shi Hongtai. He reduced all the rebellious feudal lords to subjection and carried wars of conquest. Qin dynasty दरअसल ये चौ डायनेस्टी की एक्सटेंशन थी कि इन्हीं में से एक बादशाह गुजरा है शिन डायनेस्टी, जिसने आगे चौ डायनेस्टी को फैलाया। He encouraged feudal lords to live in the Chinese capital and appointed trusted and loyal government to administrate those 36 provinces. उन्होंने अपनी सल्तनत को 36 सूबों में तकसीम किया। आज चाइना को हम देखते हैं तो उसके बहुत सारे सूबे हैं। टू प्रोटेक्ट हीज सब्जेक्ट्स लिविंग नियर द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ द बारबेरियंस लाइक द हन्स, he created the Great Wall of China. Successive rulers continued this work and present wall is 1500 miles long, 22 feet high
and 20 feet thick. It was watchtowers at regular intervals. यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ बात हो रही है चाइना वार की। ये चाइना वार दुनिया भर में मशहूर है, इसको हम देख सकते हैं। ये चाइना वाल जो है ये दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि ये चौ डायनेस्टी के आगे एक जो उनका हुक्मरान था शिन डायनेस्टी के हवाले से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शिन डायनेस्टी चौ डायनेस्टी की एक्सटेंशन थी। शिन डायनेस्टी के हुक्मरान ने जो इर्द गिर्द लोग बैरबेरियंस रहते थे, मतलब जो वैशी कबाइल थे जिनको हन कहा जाता था, हन से बचने के लिए उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तामीर की। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 1500 माइल लंबी है, उसकी लंबाई है 1500 मील, और वो जो है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट है, और वो उसकी ऊंचाई कितनी है 22 फुट इस वाल की ऊंचाई है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वाल है चाइना वाल, कि हम कह सकते हैं कि चाइना वाल इज़ दी ग्रेटेस्ट वाल ऑफ दी वर्ल्ड। और ये किस दौर में बनाई गई है? ये चौ डायनेस्टी में बनाई गई है। कब की बात है? ये 221 BC की बात है, 221 कबल अज़ मसीह। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हेडिंग बनेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड लिटरेचर। शी होंगटाई styled himself as the first universal emperor and set about the task of destroying the works of Confucius and others by saying they were feudal in outlook. Only books on medicine and other teaching subjects were spread. Xing Hongtai also encouraged a new kind of literature and rendered help to reform the Chinese language and script. इसमें शिन डायनेस्टी में जो हुक्मरान था शी होंगटाई, उसने सबसे ज़्यादा मजहबी और सियासी तौर पर काम किया। बहुत सारी किताबें इस दौर में लिखी गई, ख़ास तौर पर मज़हब और तिब यानी मेडिसन के मैदान में। उन्होंने चाइनीज़ की इलामतों के हवाले से एक नया तरीका ईजाद किया। इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज थ्रू आउट द कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट also forced merchants to use standard weights and measures. With the death of Shi Hongtai in 212 BC, the Qing Empire began to decline rapidly and was replaced by the rulers of the Han Dynasty. अब हम Han Dynasty की बात करते हैं कि Han Dynasty कहाँ से शुरू हुई है। आप देख सकते हैं ये है Han Dynasty, और ये शुरू होती है, Han Dynasty शुरू होती है 100 कबल मसीह यानी 100 BC. During the next 400 and odd years, China came under the control of Han rulers, among whom Wu Tai was undoubtedly the greatest. The Han whose invaded the country in spite of Great Wall were driven out. He embarked upon a career of conquest and in the end annexed territories to expand the borders of his empire. These territories included Korea, Manchuria in the north, and the Pamirs and Kokand and Central Asia. हन डायनेस्टी एक खूनखार कबाइल की डायनेस्टी थी। इसमें तमाम जो इसमें मेंबर्स थे, इसमें जितनी भी कम्युनिटी थी वो सारी जंगी कबाइल के हवाले से मशहूर थी। सारे लोग जंगजू थे, जंग करना और लूट खसूट और लूट मार मचाना इनका मशगला था। इवन के जब चौ डायनेस्टी में चाइना वाल तामीर की गई है, वो भी इन्हीं लोगों से बचने के लिए की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आए दिन तबाही मचाते रहते थे और लोगों को लूटते रहते थे। बहुत ही खूनखार किस्म के इंसान थे। कहा जाता है कि इन्होंने सेंट्रल एशिया में और ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी तबाही मचाई, लेकिन फिर आखिरकार ये अपने इनके हमले रुक गए और ये सिर्फ चाइना तक महदूद रह गए, और फिर कुछ सालों बाद इनकी सल्तनत ख़त्म हो गई। ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से इट वाज ही हु गेव इनकरेज द इंटरनेशनल कॉमर्स। ये वो हन ही थे जिन्होंने चाइना के हवाले से इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड को फ़रोग़ दिया, यानी बैनुल-अक़वामी तिजारत शुरू करने वाले हन कबाइल ही थे। द चाइनीज़ मर्चेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कैरिड देयर गुड्स अलॉन्ग द रूट्स डिस्कवर्ड अर्लियर बाय द चाइनीज़ आर्मी एंड रीच इंडिया, पर्शिया, सीरिया एंड द रोमन एम्पायर। वो लोग दूर दराज इलाकों तक जाते थे चाइना से होते हुए, जैसे इंडिया, ईरान, शाम, इराक, रोम। द चाइनीज़ सिल्क बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द रोमन एम्पायर। चाइनीज़ जो सिल्क है, जो कपड़ा था, वो पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर रोमन एम्पायर में बहुत मशहूर हो चुका था।
The trade route which connected the mainland of China and the Roman Empire came to be called the Silk Road. इसी तरह चाइना और रोमन एम्पायर के दरमियान एक रास्ता बन चुका था, एक रास्ता बन चुका था जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं। पाकिस्तान में भी एक शहर रेशम मौजूद है। द चाइनीज़ एक्सपोर्टेड सिल्क एंड आयरन एंड इम्पोर्टेड ग्लास, अंबर एंड प्रीशियस स्टोन्स। अच्छा, अब बुद्धिज़्म इन चाइना, एजुकेशनल प्रोग्रेस है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर है, एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये इनकी मेन हेडिंग्स हैं जो हमने इस साथ साथ डिस्कस करनी है। इस वक्त जो मज़हब था जिसकी पूजा की जाती थी बुज़पस्ती के हवाले से वो बुद्धिज़्म था। इसके हवाले से वो अपनी एजुकेशनल सिस्टम में बहुत आगे थे। इनके दौर के बाद द स्टडी ऑफ द कन्फ्यूशियस क्लासेस वर रिवाइव्ड द ओपनिंग द इंपीरियल यूनिवर्सिटी इन 124 BC। हन से पहले जो उनका निज़ाम तालीम था वो कन्फ्यूशियस के हवाले से था। वहाँ बाकायदा तालीम दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा इम्तिहान जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हन एम्परर्स एंड द लोकल गवर्नमेंट फेल्ट द नीड ऑफ ए टीम ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द efficient running of the administration, so they recruited civil servants after conducting civil service examination। इसका मतलब ये है कि हन डायनेस्टी ना सिर्फ खूनखार कबाइल थे, जंगी लोग थे, बल्कि अपने हिल्म हुनर में भी आगे बढ़े हुए थे। उनके बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस थे और इस तरह उन्होंने अपनी सल्तनत को फ़रोग़ दिया। लेकिन आखिरकार अरूज को ज़वाल और ज़वाल को अरूज है, इस तरह वो भी अपने हवाले से वो ज़वाल का शिकार हो गए। टंग डायनेस्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो टंग डायनेस्टी ये आप देख सकते हैं, चौ डायनेस्टी के बाद टंग डायनेस्टी है। टंग डायनेस्टी में हम जो है आखिरी जो डायनेस्टी है इसमें हम देखते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ हन डायनेस्टी चाइना लैप्स्ड इनटू पॉलिटिकल chaos marked by civil war and political rivalries. It was only in the early 7th century and order was restored by the Tang rulers. माओ ज़ेतुंग का नाम आपने सुना होगा, ये इन्हीं डायनेस्टी में से एक हुक्मरान था। देयर वाज द रिवाइवल ऑफ द गोल्डन एज particularly after the session of Tai Song in 627 AD. He built the largest empire, encouraged trade and commerce with the outside world. Although he was a Taoist, he tolerated other religions and Buddhism, Zoroastrianism, Christianity. The Tang dynasty ruled China till the early 10th century AD। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की, कन्फ्यूशनिज़्म की और ताओइज़्म की। ठीक है।